अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है कि पाक फ़ौज की जानिब से इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISPR के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में आज लिया गया है। और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ISPR ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पहले की गई। ये इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए शुरू की। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं, ये ऑन रिकॉर्ड हैं। और डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं तो उसके बाद एक मुकम्मल तौर पर इंटेरोगेशन का अमल मुकम्मल हुआ होगा और कुछ चीज़ें ऐसी बेज़ाबगियाँ सामने आई होंगी जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा प्रोसेस स्टैंड करता है और एक्शन लिया जा रहा है। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है और बड़ी खबर भी है। इसी पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में आज दावत भी दी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं, हम उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये वाली खबर आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थी या पहले से कुछ चीज़ें बैकएंड पे चल रही थी? इंक्वायरीज का मामला था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आया है, क्या ये मुतवक्के था या एक गैर मुतवक्के सामने आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केस जिस केस में जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है वो तो आपको पता है कि 2007 का वो केस है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस लगा था और एक टॉप सिटी डायनेस्टी हाउसिंग स्कीम, डायनेस्टी एसोसिएट्स टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम जो है उसके मालिक ने एक केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उसने फैज़ हमीद जनरल फैज़ हमीद और जनरल फैज़ हमीद के भाई के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ और ISI के खिलाफ कुछ जो है वो इल्ज़ामात आयद किए थे। और वो गया सुप्रीम कोर्ट में, जब गया तो वहाँ पे ये कहा गया कि जी आप रेलिवेंट फोरम से रिव्यू करें और उस केस को रेफ़र कर दिया गया। और अटॉर्नी जनरल ने भी वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दी कि हम इसको जो रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं, क्योंकि इसमें मामला आता था जनरल फैज़ हमीद का और फौज का और ISI का और जी जनरल फैज़ हमीद ISI चीफ भी थे, तो उन्होंने इसको भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फिर ये चीज़ चली गई आर्मी के पास। और जब फौज में ये चीज़ चली गई तो फिर आपको सब पता है कि फौज में तो चीज़ों को दबाया नहीं जाता जिस तरह सिविल में दबा दिया जाता है। फौज में तो फिर इस किस्म की अगर कंप्लेंट्स होती है तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है और खुला एक्शन लिया जाता है। तो उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, जैसे अभी आपको ISPR की प्रेस रिलीज से भी पता चला। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब होती है तो उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं और उस रिकमेंडेशंस के अंदर जो भी प्रेसिडेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो जो एक्शन रिकमेंड करते हैं उस एक्शन उसके उस तरह काम होता है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बेसिस पे ये फैसला किया गया है कि जी जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है और कहा गया है कि उनके खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ साफ जाहिर है। अब कुछ तो चीज़ें थी जो न्यू सिटी टॉप सिटी के मालिक ने अदालत के अंदर कही थी और उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे फैज़ हमीद के ऊपर, तो अभी इल्ज़ाम ही तस्वुर होंगे जिस तक सज़ा या जज़ा का फैसला नहीं हो जाता। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी ये इन्होंने मेरे घर पे हमला किया, वहाँ पे रेंजर्स के लोग आए, वहाँ ISI के लोग थे और फैज़ हमीद के भाई के खिलाफ उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें डिटेन किया, मेरी फैमिली मेम्बर्स को डिटेन किया। उसके बाद हमें कंपेल किया कि जी मैं ट्रांसफ़र कर दूँ अपना बिजनेस जो है उनके नाम पे और मेरे खिलाफ फॉल्स केसेस रजिस्टर कराए गए। अब ये हैं जो वहाँ पे जो अदालत में जो इल्ज़ामात थे, अभी इसी की बेसिस के ऊपर साफ जाहिर है इंक्वायरी जो हुई है उस इंक्वायरी ने रिकमेंड किया। और फौज की इंक्वायरी जो होती है बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि उसमें सिर्फ इस किस्म के केसेस में सिर्फ इंक्वायरी पे ही भरोसा नहीं किया जाता बल्कि इंटेलिजेंस के ज़रिए और डिस्क्रीट तरीके से इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस वो भी कलेक्ट की जाती है और उन दोनों को आपस में मिला के देखा जाता है। तो अब कुछ हुआ वो उसके ऊपर अब अगला प्रोसीजर जो है वो अब चलेगा और वो प्रोसीजर है कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शुरू होने का।
तो जब वो शुरू होंगी वहाँ पे फिर बाकी फैसले होंगे। ज़फ़र साहब, हम आपसे कोर्ट मार्शल के हवाले से भी जो पूरे का पूरा एक तरीक़ाकार है, जो ये प्रोसेस है, अमल है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। अभी हम वेलकम करते हैं अहमद उवैस साहब, रहनुमा पीटीआई में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। हम बात करें आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, जो अभी कोर्ट मार्शल की खबर आई है कि पूरी इंक्वायरी कंडक्ट होगी। हाउसिंग सोसाइटी का मामला है या कोई और है, इसके पीछे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। यकीनी तौर पर उनको तहवील में लिए जाना और कोर्ट मार्शल होना एक बड़े इदारे, एक मुक़द्दस इदारे पाक फ़ौज के एहतराम में इससे इजाफा तो होगा, लेकिन दूसरी जानिब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इसकी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, वो किसी पॉलिटिकल साइड से भी एसोसिएटेड हैं या ऐसा कुछ नहीं है, लिंक्ड नहीं है? देखिए ये अभी तो कबल वक्त है कोई भी राय कायम करना, क्योंकि ये डिटेल सामने आएंगी और वो सारे इल्जामात की एक पूरी जो कोई चार्जशीट बनेगी, वो एक लिस्ट ऑफ एलिगेशन होगी और कोर्ट मार्शल के प्रोसेस को अगर आगे चलाएंगे जब ये फिर पता लगेगा कि क्या क्या इल्जामात हैं, उनकी नौइयत क्या है, कि इसमें एलिमेंट जो है डिसिप्लिनरी है, कितना विक्टिमाइजेशन की परसेंटेज कोई है या नहीं है। लेकिन बहरहाल एक लिहाज से तो मैं इसको समझता हूँ कि ये खुश आइंद है कि ये साबित करता है और ये एक्ट जो है इन्हीं के हाथ से कि कितना भी ताकतवर कोई आदमी हो, कानून की ताकत सबसे ज्यादा है बेशक। और नंबर 2 ये कि वो जूलियस सीजर में, अगर शेक्सपियर का बड़ा मशहूर प्ले है ना एक जूलियस सीजर, उसमें उसने जब जो का किंग था, एम्परर था जूलियस सीजर, उसको ब्रूटस ने एक ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर के साथ मिलके, जो कि ब्रूटस जो था वो कमांडर इन चीफ था फौज का, मिलके उन्होंने उसको कत्ल कर दिया था, मार दिया था और पब्लिक में जाके कहा था कि जी मैंने उसको अपने खंजर से स्टैब किया और उसको मैंने मारा है। अच्छा। और कल को अगर कौम को जरूरत होगी तो यही खंजर मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। ठीक। तो सवाल ये है कि कानून तो सबके लिए होगा ना। अगर आज फैज हमीद पे हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, अगर ट्रायल के बाद साबित हो गया कि वो उसने ऐसी गलतियां या ऐसी कोताहियां या कानून शिकनी की थी तो ठीक है, ही वुड बी राइटली पेड। लेकिन ये कानून को सजा देने वाले ये ना कोई समझे कि वो बालातर है, बालातर कोई नहीं है। तो कानून से बालातर कोई नहीं है। सेनेटर फैसल, वैसे तो अहमद साहब बड़े सियासी रहनुमाओं के भी इस पर बयानात आ रहे हैं, जाहिर है सब अपने अपना इजहार ख्याल भी कर रहे हैं इस पर। सेनेटर फैसल वाडा की बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि बात यही तक नहीं रुकेगी, पीटीआई की लीडरशिप भी अब मुआफिया मांगते हुए नजर आएगी। अब ये जो लीडरशिप का मामला है कि देखें, एक बड़े बंदे का कोर्ट मार्शल हो सकता है, वो कानून की नज़र में, कानून के कटहरे में खड़ा हो सकता है, तो अब ये बात यहाँ तक रुकेगी नहीं, बल्कि यहाँ से नुक्ता आगाज है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं वो? मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। ये बात जो है ना, ये आगे चलेगी कानून आइन शिकनी के ऊपर। ठीक। यहाँ से शुरू तो कर दी इन्होंने कि आर्मी एक्ट के तहत उसको ऊपर केस किया, बड़ा अच्छा किया, इब्तिदा हो गई। अब ये बात आगे चलेगी कि पाकिस्तान के आइन को ओपनली फ्लैग्रेंटली किसने डिफाई किया और कितने कितने मौकों पे ये पिछले 2-2.5 साल में कौन डिफाई करता रहा, तो वो भी सजा के मुस्तकिब होंगे। क्योंकि आसमा जलानी केस में आपको हिस्ट्री भी आपके सामने होगी कि याहिया खान ने जब मार्शल लॉ इम्पोज किया था और उसके बाद फिर मुल्क 2 लाख भी हो गया, तो हमूदुर रहमान उस वक्त चीफ जस्टिस थे। एक तो हमूदुर रहमान रिपोर्ट आई थी, वो तो अलग है, लेकिन उन्होंने आसमा जलानी ने उस वक्त जो है इसको चैलेंज किया था। एक रिट पिटीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और उस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था, 1972 का ये फैसला है। ठीक। उन्होंने कहा था कि यूजरपर जो है ना, ये याहिया खान ने यकीनन पाकिस्तान के आइन को, जो कोई मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको तोड़ के इसने ये इक़्तिदार संभाला था। ठीक। तो लिहाजा ये उसने आइन शिकनी की है, ये यूजरपर है। ठीक। और यूजरपर जो है वो यूजरपर ही रहता है। आज ताकतवर है क्योंकि वो इन पावर है, तो उसको सजा नहीं दे सकते आप, लेकिन कल जब वो पावर से हट जाएगा तो फिर पकड़ कर सजा दो उसको।
आयन शिकनी के ऊपर। इसका तो मतलब ये कि लॉ को बाईपास नहीं किया जा सकता किसी भी जगह पर, चाहे वो फौज जैसा एक बड़ा इदारा हो या चाहे वो कुछ कोई भी सिविल। बड़ा हो जी, बड़ा देखा ना, बड़ा तो कोई कानून से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक इम्पोर्टेंस की मैं बात कर रही हूँ। गजनफर साहब की तरफ चलते हैं। सर, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा केस है। इसका मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं? फौज या फिर सिविलियन क़यादत के जो ताल्लुकात हैं या फौज जो इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे कोई साख या गैर जानिबदारी के हवाले से भी कोई क्वेश्चन किसी साइड से उठ सकता है या नहीं? क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एसोसिएशन की भी बात करती हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। गजनफर साहब, बात यह कि ये जो कुछ चीज़ ISPR से आई है जितनी, और जो इस मुकदमे के कानूनी पहलू हैं, तो जो कानूनी तकाजे हैं, उनको मद्देनज़र रख के कोई बात करनी चाहिए। और कानूनी तकाजे ये हैं कि ये जो जैसे अवैस भाई ने कहा कि इसके ऊपर चार्जशीट बनेगी और ये मुकदमा जाएगा अदालत में, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा, वहाँ एक अदालत बनेगी। वो इस मुकदमे के ऊपर वहाँ पे प्रोसिक्यूटर भी होगा, वहाँ पे डिफेंस लॉयर भी होगा। आपको पता है कि एक बड़ा ओपन कोर्ट होती है, ओपन कोर्ट में मुकदमा चलता है, पाकिस्तान के कानून के तहत ये मुकदमा चलता है। और ये मुकदमा और ये केस जो है वो बन चुका है। उसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपसे पहले अर्ज की कि जो चीज़ें अदालत में हो चुकी हैं वो तो हो चुकी है। अब इसके ऊपर जब ये मुकदमा जाएगा अदालत में तो चार्जशीट बनेगी इसकी बाकायदा। उस चार्ज को प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित करने की कोशिश करेगी और उसी चीज़ को जो डिफेंस लॉयर है वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा। अब इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है ये और मैं और आप तो नहीं कह सकते। ये फौज का इक़्तिसादी का निज़ाम है, इसके अंदर कोई सियासत का अमल दखल नहीं है, ना सियासी पार्टियों का या सियासी लीडरों का इस चीज़ से कोई ताल्लुक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फैसला किया है बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कि जी जनरल फैज़ हमीद ने ये काम किया है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ये तमाम चीज़ें मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ मैन पावर, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, इसके एम्बिट में ये काउंट होती हैं जो चीज़ें जिनको मैं जिस तरह मैं देख रहा हूँ, तो हमें उसको उसी नज़र से देखना चाहिए। सर, एक चीज तो मैं बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई कि हम इसको सियासी बिल्कुल फैसल वाडा जैसे आदमी को लेकर नहीं आ सकता हूँ। वो फैसल वाडा की क्या वैल्यू है, मतलब व्हाट इज ही ऑन कमेंटिंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, क्या बैकग्राउंड है उसका पाकिस्तान की सियासत का और फौज से ताल्लुक का और बाकी चीज़ों का। कभी वो एक पार्टी के साथ खड़ा होता है, आज वो इधर खड़ा हुआ है, कल वो किसी और पार्टी के साथ खड़ा होगा। तो इसको ट्रूली इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इसका जायजा लीजिए कि जी कानून के तौर पे कानून जीता है। और जैसे अहमद वैस साहब ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कोई पावरफुल नहीं होता। अगर जिसके ऊपर कानून ने जब लागू होना होता है तो वो कानून उस पर लागू होना चाहिए और जो कानूनी तकाज़े हैं उनके मुताबिक फैसला करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बतौर साबिक DGISI, क्योंकि कहा ये जा रहा है इस प्रेस रिलीज में, ये भी वाज़ेह है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने मिसयूज़ ऑफ पावर किया है या अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। तो रिटायरमेंट के बाद जो उनका एक ओहदा है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अब वो इदारे की डिसिप्लिन समेत दीगर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अहाता करता है, जिस पे उनको कायम रहना होता है? ये तो एक स्टेटमेंट है ना ISPR की, मुझे नहीं पता, मैं उसका आई एम नॉट प्राइवी टू दैट थिंग कि उन्होंने क्या किया और किस तरह जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने ओहदे को। ये तो जब डिटेल्स आएंगी फिर हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं ना। अभी तो एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के ऊपर वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। तो अब इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, इसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि अपना रिटायरमेंट के बाद क्या उन्होंने किसी अदारे को प्रेशराइज किया, रिटायरमेंट के बाद क्या उन्होंने पॉलिटिक्स को क्या रिटायरमेंट के बाद। ये तो अब जब उसकी फर्दर, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब फर्दर इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन आएगी या कोई इसके ऊपर क्लॉज लगेगी या कोई इसके ऊपर कानूनी शकम लगेगा, कानूनी शक लगेगी, फिर हम कहेंगे अच्छा ये उन्होंने किया था तो ये गलत था। अभी तो एक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैं तो कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी चीज़ों में। ठीक है गजनफर साहब। अहमद साहब, आपसे ये सवाल ये है कि अब जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और स्टेटमेंट जो मैंने पहले भी पढ़ के सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फ़ौज ने ये इंक्वायरी की है और इस अमल में शफाफियत का भी ज़ाहिर ख्याल रखा जाएगा,
लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से, अगर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, डेफिनेटली इसको कोर्ट ही देखेगी, कोर्ट के सामने ये चीज़ें कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर उन्होंने मिसयूज़ ऑफ पावर किया है या फिर वाकई वही वाला केस है जिसको यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो प्रेसिडेंट है, इस तरह की जो मिसाल है, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आने वाले वक्त में भी इस डेजिग्नेशन पर, इस बड़े ओहदे पर फाइज रहने वाले लोगों के लिए? जी जी, देखिए ना, ये बिल्कुल बड़ी अहम होगी। पहली बात तो ये है कि इसको स्प्लिट करें अगर, तो जो रिटायरमेंट के बाद के उनके जो गैर कानूनी इकदाम हैं उसमें तो आरपी एक्ट के तहत जिसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाता, वो तो सिविल लॉ के तहत उनको केस बनेगा और ट्रायल होगा, व्हाटएवर इट इज बनेगा। दूसरी बात यह है कि जो कुछ वो अभी कानून के मुताबिक जो ये सिलसिला शुरू हो रहा है, ये एक बिगिनिंग है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि एक DGISI रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल थे रिटायर्ड, उनके ऊपर ये मुकदमा बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये स्टेप लिया जा रहा है। आपने देखा ना ये जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि अभी 6 जजेस का वो जो लेटर वाला केस भी लगेगा ना अभी छुट्टियों के फौरन बाद। जी बिल्कुल। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जब होंगी, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ और उनके हेड के खिलाफ भी प्रोबेबली, क्योंकि उनकी बगैर डायरेक्शन के और गवर्नमेंट के डायरेक्शन के और इनके टॉप लेवल की टॉप ब्रास उसमें इन्वॉल्व होगी, वरना वो जूनियर ऑफिसर ऐसी हरकत कर नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में वो भी इनको फिर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ना फौरन। बिल्कुल दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी डायरेक्शन जब उस पे आएगी तो उसके ऊपर तो ये पिक एंड चूज तो नहीं कर सकेंगे ना। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो कल को जब उनके ऊपर आएगा वो मैटर आएगा तो भी करना पड़ेगा। तो फिर इक्वल कानून की बालादस्ती साबित होगी और आइन की हुक्मरानी होगी पाकिस्तान के अंदर। एग्जैक्टली, इक्वल ग्राउंड पे फिर इसको देखना होगा। गजनफर साहब, आपसे ये सवाल है कि फौजी हिरासत जो अभी अरेस्ट हुआ है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, इन दोनों प्रोसेस में, इन दोनों अमल में क्या फ़र्क होता है, फिर ये आगे कैसे बढ़ता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम आपसे पूछेंगे डिटेल में। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अब जब उनको हिरासत में लिया है जी, तो इसके बाद कानूनी कार्रवाई किस तरह मुकम्मल होगी, क्योंकि इंक्वायरी तो हो चुकी है और उनको सज़ा किस तरह मिलेगी। जैसे आप इसको सिविल कोर्ट में ले जाइए कि एक शख्स कोई जुर्म करता है, वो गिरफ्तार होता है, जेल में चला जाता है, जेल में जाता है, तो जब वो जेल में जाता है या जुडिशियल कस्टडी में होता है, जो भी होता है, या थाने के पास होता है, थाना अपने पास रख नहीं सकता कॉन्स्टेंटली, वो उसको जेल में भेज दे, फिर उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, वो सिविल कोर्ट में मुकदमा चलता है, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है, एक डिफेंस लॉयर होता है उनको, और वो मुकदमा चलता है, वहाँ पे जज साहब होते हैं, एक जज होते हैं, 2 जज होते हैं, 3, वो उसका फैसला करते हैं। इसी को आप रिवर्स कर लीजिए कि फौज में जब वो जनरल साहब गिरफ्तारी हुई है तो अब उनके खिलाफ एक अदालत की तश्कील होगी, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में कहते हैं, वो एक पूरी फौजी अदालत होती है। और वो जैक ब्रांच जो है उसके जो जैप फौज में आर्मी में एक ब्रांच है जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, जो कानूनी जितने लकूने होते हैं, कानूनी जितने पहलू होते हैं किसी भी केस के, वो उनका जायजा लेता है बड़ा डिटेल में, उसकी नोक पलक के अंदर जाते हैं और फिर वो सीनियर ऑफिसर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि इस केस के बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताते हैं कि क्या होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उन्होंने बताया होगा कि ये कोर्ट मार्शल का केस है, तो कोर्ट मार्शल की अब अदालत बनेगी, उस अदालत के अंदर ये मुकदमा चलेगा। वहाँ पे साफ जाहिर है जब अदालत में मुकदमा चलता है तो किसी ने गवर्नमेंट का या फौज का या वो उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने हैं, वो हकायक पेश करने हैं जो केस से ताल्लुक़ रखते हैं कि जी उनको क्यों पकड़ा गया है, क्या वजह है, क्यों उनको अरेस्ट किया गया, वो प्रोसिक्यूटर पेश करता है। वो जब प्रोसिक्यूटर अदालत में देता है तो उसको जो मुल्जिम होता है, क्योंकि अभी तक मुजरिम या मुल्जिम जो भी है वो उसका लॉयर होते हैं उनके, अब वो लॉयर जो है वो खुद भी हायर कर सकते हैं और वो लॉयर जो है वो बाज़ दफ़ा स्टेट भी प्रोवाइड कर देती है। तो वो जो है वो ये दोनों चीज़ों को मिला के फिर अदालत में मुकदमा सुनती है और मुकदमा सुनने के बाद शवाहिद की रोशनी में, डॉक्यूमेंट्री शवाहिद की रोशनी में
विटनेसेस की स्टेटमेंट की रोशनी में वो ये फैसला करते हैं कि इसके ऊपर क्या सजा देनी है, कितनी सजा देनी है। बिल्कुल वो सजा देते हैं, फिर वो सजा जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, वो उनको साइन करते हैं और फिर उस सजा की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। और अगर अदालत छोड़ देती है वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाता है, वो उसको देखते हैं और उसके बाद वो जैक के थ्रू वो मुल्जिम को कन्वे कर दिया जाता है। तो ये है एक प्रोसीजर जो चलेगा। और इस प्रोसीजर का सिर्फ ये है कि आर्मी की अदालत में जो मुकदमा चलता है उसका ट्रायल बड़ा फेयर होता है और उसमें जो मुल्जिम भी होता है उसको पूरा चांस दिया जाता है 100% कि वो अपनी चीज़ों को अपने दिफा में जो चीज़ पेश करना चाहता है, जो विटनेस पेश करना चाहता है, जो डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है, जो गवाह, उसको वो पेश करे और उसको बड़ा पेशेंटली और बड़ा डिटेल में सुना जाता है। ये नहीं होता कि बस हशप करो, ऐसा नहीं होता। और दिनों ये अदालत चलती है। तो अब ये प्रोसीजर है, इसमें देखते हैं ये प्रोसीजर कब तक जाता है और क्या फैसला होता है। राइट सर, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर जनरल गजनफर साहब हमारे साथ थे और इसके साथ साथ पीटीआई के रहनुमा अहमद ओवैस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ साहिबान का बहुत शुक्रिया। शो को भी आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त नाज़रीन ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।